न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि आखिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी आपकी लाइफ के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद मैंने आपके सिलेबस को डिस्कस किया कि आखिर किस सीक्वेंस में हम आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था अपने पहले टॉपिक को, जो कि आपके पास था न्यूक्लियर का साइज, और अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपने किसी भी एटम के न्यूक्लियस के रेडियस को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास नंबर। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से आपने उस न्यूक्लियस के रेडियस से न्यूक्लियस की डेंसिटी को निकाला था। आज हम लोग देखने वाले कि आखिर आप लोग उस न्यूक्लियस की रेडियस से क्या क्या और चीजें निकाल सकते हो, और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से आप लोग अपने न्यूक्लियस को क्लासिफाई करते हो। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 2 of nuclear chemistry. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने न्यूक्लियस के रेडियस से न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हो, और किस तरीके से आप लोग इनके बीच का पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, किन्हीं दो न्यूक्लियस के बीच का। तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बाकी बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। वहां पर आपने देखा था एक फॉर्मूला की जो आपके पास न्यूक्लियस की रेडियस होती है, आपके पास क्या होती है, बराबर होती है इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में ए की पावर 1/3। यहाँ पर जो आपके पास ये था, आपके पास क्या था, एटॉमिक मास नंबर, यानी कि आप लोग विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास नंबर आप लोग अपने न्यूक्लियस के रेडियस को निकाल सकते हो। आर नोट यहां पर एक कांस्टेंट सी वैल्यू पास क्या होती है, 1.4 फर्मी मीटर होती है। एक फर्मी मीटर के अंदर आपके पास 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर होते हैं। ये सारी बातें आपको अभी तक पता है। और न्यूक्लियस के रेडियस के साइज के हिसाब से क्या निकाली थी अभी तक, न्यूक्लियर की डेंसिटी निकाली थी। आपने कहा था कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, आप उसे एटम से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर बाहर निकालोगे तो आपको कहीं रखना पड़ेगा, और रखने के लिए आपके पास कोई कंटेनर नहीं है जो इतनी डेंसिटी को अपने अंदर रख सके। इसका मतलब आप लोग किसी भी एटम के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को तो आप लोग बाहर निकालते हो। आप लोग पढ़ते हो कि आखिर आयनेशन एनर्जी क्या होती है, दैट मींस आप लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो। आप लोग पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, दैट मींस आप लोग इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को आप लोग बाहर भी निकाल सकते हो, अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन न्यूक्लियस को आप लोग यहां पर बाहर नहीं निकाल सकते हो। और लास्ट क्लास में आपने देखा था एक फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हमने निकाली थी न्यूक्लियर की रेडियस, और अब उस न्यूक्लियस की रेडियस हम लोग क्या निकालने वाले हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया। जब आपके पास दो न्यूक्लियस रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम के ऊपर जो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं। तो आपको पता है कि एरिया के पास यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया में आपके पास क्या आता है, यहां पर रेडियस आता है, और रेडियस आप लोग निकाल चुके हो। पाई क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया को भी निकाल सकते हो। इट गिव्स अ मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव एरिया अराउंड ए टारगेट न्यूक्लियस अवेलेबल फॉर ए प्रोजेक्टाइल इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फिनोमेना इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसको आप लोग याद रखना, यहां से आपके पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा आई से मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करता हूं, सिग्मा आई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ बार्न। अब मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि हम लोग यहां पर बहुत छोटे छोटे साइज से डील करेंगे, तो यहां पर आपके पास एक और यूनिट निकल कर आती है, बार्न, और इस यूनिट को आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि इस यूनिट के ऊपर बेस आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार आए हुए हैं, और आने वाले ईयर्स के अंदर जो एग्जाम होंगे उसके अंदर भी आपके पास यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस यूनिट कन्वर्जन को आप लोग यहां पर याद रखना कि आपके पास जो 1 बार होता है, क्या होता है आपके पास, ये 10 रेज़ टू द पावर -28 मीटर का स्क्वायर होता है। आप लोग निकाल रहे हो एरिया, एरिया के पास यहां पर क्या होती है, बार, तो यहां पर क्या आपके पास मीटर का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। फर्मी मीटर का स्क्वायर भी आपको दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है। तो आपको इस यूनिट कन्वर्जन को हमेशा याद रखना है। यहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको आज की क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। सिंस सिग्मा आई इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर आपको निकालना यहां पर आता है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है CSIR 2015 का। क्वेश्चन क्या है, द ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ऑफ 125 SN इन बार्न इज नियरली। आपके पास यहां पर दिया हुआ है किसी एटम को, आपसे पूछा गया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, और जब भी आपसे कोई एटम देखकर पूछ रहा है क्रॉस सेक्शन, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, वो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रहा है। तो कैसे आप लोग इसको निकालते हो, आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा, पास पाई इंटू में आर का स्क्वायर होता है। क्या नहीं चाहिए आपको यहां पर चाहिए कि इसका रेडियस निकल जाए, और रेडियस को आप लोग निकाल सकते हो अगर आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। और क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर एटॉमिक मास नंबर गिवन है 125, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी है। आपको यहां पर गिवन है एटम 125 SN, यानी कि पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। आपको पता है कि आपका आर क्या होता है, आर नोट इंटू में ए की पावर 1/3। ए की वैल्यू को यहां पर मैंने पुट कर दी है, आर की वैल्यू, आर नोट की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया है। मैंने इसी वैल्यू किस में लिया, सेंटीमीटर में लिया, इसका मतलब आपके पास रेडियस निकलेगी, इसमें निकलेगी वो सेंटीमीटर के अंदर ही निकलेगी। तो अगर आप लोग यहां पर इस आर की वैल्यू को यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो वैल्यू इसमें निकल जाएगी यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर निकल कर आएगी। कैलकुलेशंस आप लोग देख सकते हो, मैंने यहां पर कैलकुलेशन शो भी कर रखी है, लेकिन आपके पास वैल्यू निकलेगी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। आपसे पूछा है बार्न के अंदर, तो आपको यहां पर यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। वो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या आपको यूनिट कन्वर्जन आता है या फिर आपको नहीं आता है। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने यहां पर कन्वर्ट किया हुआ है बार्न के अंदर। क्या है पास यहां पर 1.53 आपके पास यहां पर बार्न इसका आंसर हो जाएगा। दैट मींस आप लोग यहां पर ऑप्शन देख लो, आपके पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा,
1.53। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते आपको सारी बातें पता हो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीज़ों को निकालते हो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है द ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन इन बार्न ऑफ अ न्यूक्लियस ए इज इक्वल टू 125। आर नोट की वैल्यू भी गिवन है 1.4 इंटू में 10⁻15 मीटर अप्रोक्सीमेटली इज। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये आपके पास क्वेश्चन आया था CSIR 2014 के अंदर, वो आपके पास था 15 का। तो दोनों साल आपके पास बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस आपके पास बार बार रिपीट हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो आपको ये निकालना आना चाहिए। इसको आप लोग कर देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा। वैसे यहाँ पर ए की वैल्यू सेम है, आर नोट की वैल्यू सेम होती है, इसका मतलब आंसर क्या निकल आना चाहिए आपके पास 1.53 ही आएगा। यहाँ पर पूछा गया अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आपके पास ऑप्शन बी ही यहाँ पर क्या है, सही है। तो क्वेश्चन तो रिपीट किया ही किया है, साथ में आपको वैल्यू भी रिपीट कर दी है। इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, क्या बन सकता है, द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इन फर्मी मीटर। डायरेक्टली से क्या पूछ सकता है, रेडियस भी पूछ सकता है किसी भी न्यूक्लियस की, आपको क्या दे देगा, उसका एटॉमिक मास नंबर दे देगा। तो एटॉमिक मास नंबर आपको पता होगा तो आप लोग वहां से फर्मी मीटर के अंदर क्या निकाल सकते हो, उसकी रेडियस को भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ज्यादा टिपिकल होगी जिसका आप लोग क्यू रूट नहीं निकाल पाओगे तो ये क्वेश्चन आपके पास नेट में नहीं आएगा। आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में आ सकते हैं, वहां पर क्या है, कैलकुलेटर आपके पास वहां पर अलाउड है। तो अब आप लोग निकाल सकते हो आर की वैल्यू का यूज करके न्यूक्लियस की डेंसिटी को भी आप लोग निकाल सकते हो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को भी। जिस तरीके से वो रेट करेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होने वाला है। अब हम निकालने वाले यहाँ से नंबर थर्ड चीज जो कि आपके पास यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास कोई दो न्यूक्लियस होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। बाय यूजिंग न्यूक्लियर साइज वी में डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू इंटरेक्शन ऑफ टू न्यूक्लियाई दैट विल बी U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में R। इस फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्टली याद करिए, जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपको वैसे ही पता तो है ही, लेकिन इनके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हो तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ रहे हो। अब हम लोग पढ़ने वाले अपनी नेक्स्ट चीज जो कि आपके पास यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियर शेप। इनिशियली द स्फेरिकल नेचर ऑफ द न्यूक्लियस हैज बीन कंसीडर्ड बट एक्चुअल शेप ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियर स्पिन से भी आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड इलेक्ट्रिकली क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट। इस लाइन को आप लोग यहाँ पर याद रखना कि अगर आपको न्यूक्लियर शेप निकालनी है तो आपको दो फैक्टर यहाँ पर देखने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि उसकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू क्या है, उसकी आई वैल्यू क्या है, जिससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। और आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, इलेक्ट्रिकली क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट देखना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको दिखा एक नया टर्म क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने वाले हैं और ऑर्गेनिक के स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास कब राइज होने वाला है, ये आपके पास तब राइज होगा जब आपके पास क्या होते हैं, चार्जेस के नंबर ज्यादा होते हैं। और आपको पता है कि न्यूक्लियस में पास होने वाला बहुत ज्यादा प्रोटॉन वाले, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर होगा, पॉजिटिव यहाँ पर होगा, पॉजिटिव यहाँ पर होगा, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होते हैं तो उस केस के आपके पास क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट राइज हो सकता है। और अगर आपके पास से क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट राइज होगा तो उस केस के अंदर आपके पास जो शेप होने वाली है वो स्फेरिकल नहीं होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, साथ में आपको यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू को भी देखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से याद रखना है, आपको याद रखना है कि इट वाज फाउंड दैट सिस्टम हैविंग आई ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 एंड EQ से आप लोग क्या बोलते हो, क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट ही बोलते हो, एंड EQ इज नॉट इक्वल टू 0 डेविएट्स फ्रॉम द स्फेरिकल शेप। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसकी आई की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर 1 के इक्वल है और साथ में उसके पास जो EQ की वैल्यू यानी कि क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट है वो भी उसके पास क्या है, नॉन जीरो है, उस केस के अंदर आपके पास जो न्यूक्लियस है उसकी शेप स्फेरिकल नहीं होती। प्रैक्टिकल यूज के लिए आप लोग स्फेरिकल लेकर चलने वाले हो, लेकिन रियलिटी के अंदर वो आपके पास स्फेरिकल नहीं होती। वहां पर आपके पास दो केस राइज हो सकते हैं, एंड इफ I इज इक्वल टू 0 या फिर 1/2 एंड EQ इज इक्वल टू 0 द शेप विल बी स्फेरिकल। अगर आपके पास क्वाड्रपोल डाइपोल मोमेंट आपस क्या हो रहा है, 0 होने वाला है और आपके पास I की वैल्यू 1 से छोटे यानी कि आपके पास 0 हो सकती है, क्या हो सकती है 1/2 हो सकती है, उस केस के अंदर आपके पास जो शेप होती है कैसी होती है, कंप्लीटली स्फेरिकल होती है। लेकिन अगर आपके पास I ग्रेटर देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 है और अगर आपके पास जो EQ है वो आपके पास नॉन जीरो है और साथ में 0 से बड़ा है तो उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसको प्रोलेट बोलते हैं, शेप आपस कैसे हो जाएगी, एग शेप हो जाएगी। लेकिन अगर आपका EQ होता है लेस देन 0, साथ में आपके पास यहाँ पर क्या है, I ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ही, और आपके पास EQ हो जाएगा छोटा हो जाएगा 0, तो क्या बन जाएगा, उसको बोलते हो आप लोग ऑब्लेट शेप, आपस यहाँ पर कैसे हो जाएगी, पंपकिन शेप हो जाएगी। तो इनकी शेप आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट में क्वेश्चन भी आ सकता है और वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो आपको कोई भी आइटम दे देगा और पूछ लेगा कि उसका न्यूक्लियस है, उसकी शेप आपके पास क्या होने वाली है, एग शेप होने वाली है, पंपकिन होने वाली है, आपके पास क्या होने वाली है, स्फेरिकल होने वाली है। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी कंसीडर द शेप ऑफ न्यूक्लियस टू बी सिमेट्रिकल। हम लोग उसको हमेशा क्या मान के चलेंगे, स्फेरिकल मान के क्या करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, और अभी तक भी हम उसको स्फेरिकल ही मान रहे हैं। आपने देखा था कि वॉल्यूम के लिए आपने 4/3 पाई क्यूब लिया, एरिया आपने क्या लिया, पाई आर स्क्वायर लिया, यानी कि आपने उसको क्या मान के चल रहे थे, स्फेरिकल ही आप लोग यहाँ पर मानकर चल रहे थे। तो अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होने वाला है। आप लोग अपने न्यूक्लियस को क्लासिफाई कर सकते हो दो बेसिस के ऊपर। पहला बेसिस यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इनको क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन को क्या बन जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर बन जाएगा, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक चेंज हो रहा है तो आपके पास ये भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको क्लासिफिकेशन को याद भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास तीन टाइप होंगे, आइसोटोप्स होने वाला है, आइसोबार होगा, पास क्या होगा, आइसोटोन होगा।
इन चीज़ों को आप लोग पढ़ते हुए आए क्लास 11 से, तो मैं यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको सब चीज़ें पता है। आपको पता है कि आइसोटोप क्या होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होता है, डिफर करते हैं, और प्रोटॉन यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। अगर एक भी डिफर करेगा तो क्या हो जाएगा, पास ए भी यहाँ पर क्या करने लग जाएगा, डिफर करने लग जाएगा। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है 1H1 और 2D1। ये एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि आइसोटोप के क्वेश्चन में पास एग्जाम्पल क्या होता है, और ये काफी बेसिक चीज़ है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता भी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, आइसोबार। इसके अंदर क्या होने वाला है, आपके पास मास नंबर सेम रहेगा, यानी कि ए की वैल्यू सेम रहेगी। अब आपके पास जो N+P है, इसके अंदर आपके पास ये डिफर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो टोटल इनका समेशन होने वाला है वो आपके पास सेम रहना चाहिए, यानी कि जो इसका ए वैल्यू है वो आपके पास क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 14C68। यहाँ पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखता हूं मैं, कहां पर राइट में लिखता हूं, यहाँ पर लिखता हूं मैं लेफ्ट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखता हूं, यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, उसका ए नंबर को लिखता हूं। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि इस केस के अंदर और यहाँ पर इस केस के अंदर आपके पास जो ए की वैल्यू है, पास यहाँ पर क्या है 14, यहाँ पर बस क्या है 14 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर डिफरेंट है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने न्यूक्लियस को क्लासीफाई कर सकते हो। अगर आपके पास ए की वैल्यू सेम है, पर अगर आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर, क्या बोलते हो, आइसोबार बोलते हो। और इसके अंदर आपके पास एक कैटेगरी आती है, स्पेशल कैटेगरी, आपके पास क्या होती है, इसके अंदर मिरर न्यूक्लियाई होती है। और इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आ चुका है CSI नेट के अंदर, दोबारा भी यहां पर आने के चांसेस है, क्योंकि आइसोबार को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन मिरर न्यूक्लियाई को हर कोई नहीं पढ़ता। तो ये बेसिकली क्या होता है, द मिरर न्यूक्लियाई इट इज पेयर्स ऑफ आइसोबार, यानी कि बात करोगे आप लोग हमेशा दो न्यूक्लियस की, कभी भी एक सिंगल न्यूक्लियर के लिए मिरर न्यूक्लियाई को आप लोग यहां पर यूज नहीं करने वाले, इस टर्म को आप लोग यूज नहीं करने वाले हो। द मिरर न्यूक्लियाई यानी कि पेयर्स ऑफ आइसोबार आर दोज इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिफर बाय वन ओनली। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर लिए दो न्यूक्लियस, पहले मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, हीलियम का न्यूक्लियस लिया, ऊपर मैंने यहां पर क्या लिखा है 3 लिखा है, लेफ्ट में क्या लिखा है 1, यहां क्या लिखा है मैंने 2 लिखा है। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंस आपके पास यहां पर क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर क्या लिखा है हीलियम, ऊपर मैंने क्या लिखा है 3, यानी कि आपके पास क्या है मास नंबर है, आपके पास क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि 2 है, और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन आप लोग इस तरीके से करते हो, आपके पास क्या होता है सिंबल होता है किसी भी आपके पास एटम का, यहां पर क्या लिखते हो आप लोग, लिखते हो मास नंबर, यहां पर लिखते हो प्रोटॉन को लिखते हो, यहां पर क्या लिखते हो आप लोग A-Z, क्या होता है पास ये न्यूट्रॉन होता है। ये सब चीजें आई होप कि आपको पता होंगी, बहुत बेसिक बातें, क्लास 11 से आप लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, मान लीजिए आपके पास ये 2 न्यूक्लियस हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर इनके बीच में कोई प्लेन लगाओ तो क्या लगता है कि ये प्लेन आपके पास यहाँ पर किस तरीके से शो कर रहा है, मिरर की तरीके शो कर रहा है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होने वाला है, जब आपके पास क्या होने वाले हैं, पहली बात तो 2 रहेंगे आपके पास ऐसे न्यूक्लियस जो कि आइसोबार होने वाले हैं। आइसोबार क्या होता है, जिनका क्या होता है मास हमारे पास यहाँ पर सेम होता है, यानी कि मिरर न्यूक्लियस आप लोग कहाँ पढ़ते हो, आइसोबार के अंदर ही पढ़ते हो। इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर आपके पास ए की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि दोनों पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, आइसोबार होने वाले हैं। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पास जो यहाँ पर वो क्या है 1 से डिफर कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों पास कैसे होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पेयर आपके पास मिरर न्यूक्लियाई है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे आप लोग यहाँ पर मिरर न्यूक्लियाई को देखते हो। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा हुआ है कार्बन का और नाइट्रोजन का, इसको आप लोग देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन के आपके पास यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। फिर आपके पास यहाँ पर कैटेगरी आती है एक आइसोटोन की। अब आइसोटोन क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। इनको किस तरीके से याद करना है उसके लिए मैं आपको लास्ट में चार्ट दूंगा, उसको आप लोग यहाँ पर इसको आराम से याद कर पाओगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मतलब क्या आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपके पास ये राइट में लिखा हुआ है पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि आपके पास न्यूक्लियस बन जाएगा 3H12 या पास न्यूक्लियस मान लो, इसको क्या मान लो आप लोग 4 हीलियम 2 मान लो। तो ये दोनों यहाँ पर कैसे होने वाले, मास नंबर क्या है अलग अलग है, यानी कि इनका सम क्या पास यहाँ पर अलग है, 1 + 2 3 होता है, 2 + 2 पास क्या होता है 4 होता है। तो मास नंबर क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि आइसोबार तो ये नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके पास यहाँ पर सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास यहाँ पर क्या है, सेम है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएंगे तो उसके में क्या हो जाता है, आपके पास ये आइसोटोन हो जाता है। एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 वर्ड को इस तरीके से लिखना है, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। यहाँ पर क्या आता है, पी आता है, इसका मतलब प्रोटॉन सेम। यहाँ पर क्या आता है, बी आता है, इसको छोड़ो, अभी इसको यहाँ पर क्या आता है आपके पास, एन आता है, क्या होता है आपके पास एन सेम। ये आपके पास क्या है, बी यानी कि बोथ, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। इसको आप लोग याद रखो, आप लोग कभी भी क्लासीफाई कर पाओगे कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। लेकिन आइसोबार के अंदर एक स्पेसिफिक केस है मिरर न्यूक्लियाई, वो आपको पता होना चाहिए, वहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो। अगर P है इसका मतलब प्रोटॉन सेम, अगर आपके पास यहाँ पर N है इसका मतलब क्या, न्यूट्रॉन सेम, अगर आपके पास B है इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम। इस चीज को आप लोग याद रख लो, आप लोग क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं भूल पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन आप लोग अपने न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, आपके पास 2 टाइप के न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या बन जाएगा
जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियर बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियर बन जाएगा। अब स्टेबल न्यूक्लियर आपके पास क्या होता है, जो कि क्या होने वाला है, आपके पास परमानेंट होने वाला है। नाम क्या है इसका, स्टेबल, इसलिए कि आपके पास क्या है, परमानेंट है, जिसके अंदर आपके पास क्या होने वाला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या रहने वाले हैं, अनचेंज होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन में चेंज, इलेक्ट्रॉन आपके अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप लोग बाहर निकाल लो, उससे निकालो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो पास करना चाहिए, सेम ही होने चाहिए। न्यूक्लियॉन्स में बी चेंज बाय एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ अ बीम विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कह रहे हो कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस होता है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, स्टेबल न्यूक्लियाई बोलते हो, लेकिन वो सेम कब तक रहना चाहिए, अगर आप लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल रेडिएशन मारोगे और अगर उस रेडिएशन की आपके पास जो एनर्जी क्या होती है, अगर वो उसकी एनर्जी अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी होती है और उसके बाद आपके नंबर चेंज होते हैं, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोलने वाले, आपको न्यूक्लियस कैसा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 7 प्रोटॉन है, आपके पास यहाँ पर क्या है, 7 न्यूट्रॉन है, अगर आपने इसके ऊपर मारी है रेडिएशन, कितने की मार ली आपने, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मार दी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने यहाँ पर रेडिएशन डाल दी है, और उसके बाद अगर इसके नंबर चेंज होने से लोग क्या बोलने वाले हो, अनस्टेबल न्यूक्लियर बोलने वाले हो। लेकिन अगर आपके पास इसका नंबर चेंज हो रहा है, जब आपने क्या डाला यहाँ पर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डाली, तो उसमें आप लोग क्या बोलने वाले हो, इसको स्टेबल ही बोलोगे, क्योंकि इतने रेडिएशन के बाद तो क्या होता है, पास स्टेबल न्यूक्लियर भी अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। 274 न्यूक्लियाई अकरिंग इन द नेचर आर स्टेबल। अ न्यूक्लियाई इज कंसीडर एज स्टेबल इफ इट रिमेन अनचेंज फॉर 10 raised to the power 21 ईयर्स। अब अगर आपको अपने न्यूक्लियस को क्लासिफाई करना है एज ए स्टेबल या फिर अनस्टेबल, तो आपको 3 बातों का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों ही पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास चेंज नहीं हो रहे, माने तो आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई न्यूक्लियस, इसके आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, 7 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर क्या आपके पास 7 प्रोटॉन है, और अगर आपके पास 10 raised to the power 21 ईयर्स तक अगर इसके नंबर अपने आप चेंज नहीं हो रहे, और साथ में अगर आपने इस टाइम स्पेन के अंदर 10 raised to the power 21 ईयर्स के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर आपने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी डाली, क्या डाली आपने यहाँ पर, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी, कम रेडिएशन एनर्जी आपने यहाँ पर डाली है, और उसके बाद इसके नंबर चेंज नहीं हुए, तब आप लोग जाकर उसे क्या बोलने वाले हो, स्टेबल बोलने वाले हो। अगर आपने इस टाइम स्पेन के अंदर मान लीजिए नंबर के यहाँ पर अपने आप से चेंज नहीं हो रहे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर डाली एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और नंबर चेंज हो गया, उस पर क्या बोलने वाले हो, अनस्टेबल ही बोलने वाले हो। तो ध्यान रखना, तीनों कंडीशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या बोलने वाले हो, स्टेबल बोलने वाले हो। इन टोटल आपके पास अभी तक कितने हैं, 274 क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस हैं। और अनस्टेबल आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस चेंज विद टाइम, अपने आप से उसका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास चेंज हो रहा है, तभी आप लोग क्या पढ़ते हो, आगे जाकर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ते हो। यहाँ पर पास क्या होते हैं, 2000 न्यूक्लियस आर मैन मेड टिल डेट। अभी तक के हिसाब से, अभी तक के टाइम पे 2000 न्यूक्लियस मैन मेड जो के पास कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और यहीं से आप लोग क्या बनाते हो, मेडिसिन बनाते हो, आप लोग वेपन्स बनाते हो, काफी चीज आप लोग यहाँ बनाते हो। तो न्यूक्लियस को क्लासिफाई करना आप लोगों ने सीखा, किस तरीके आप लोग क्लासिफाई करते हो, स्टेबल में कैसे आप लोग क्लासिफाई करते हो, अनस्टेबल के अंदर। एग्जांपल भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन का सी से आपका जो एटम कैसा होता है, आपके पास स्टेबल होता है। कार्बन का सी से जो आपके पास 12 है, यहाँ पास क्या होता है, स्टेबल होता है। नाइट्रोजन पास जो 14 पास क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई। यहाँ पर पास जितने भी एलिमेंट होता है, पास किसके बाद के, बिस्मथ के बाद वाले वापस कैसे होते, सारे करे रेडियो एक्टिव ही होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो पास न्यूक्लियस होते हैं कैसे होता है, आपस वो अनस्टेबल होते हैं, और यहाँ पास कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो एग्जांपल तो आपको यहाँ पर पता होगा। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ा, आज हमने देखा किस तरीके से आप लोग रेडियस की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, न्यूक्लियर एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो, और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। और फिर आपने देखा किस तरीके से आप लोग न्यूक्लियस को क्लासिफाई करते हो। सब आपका बेसिक चल रहा है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अच्छा लगा लेक्चर तो लेक्चर को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।